ओके, और क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं मैक्सिमम मिनिमम. So let's say if I have total number of elements in A as 10. Okay. एक second. Please mute yourself. Okay. Let's say if I have number of element in set A as 10 and number of element in set B as 20. तो अब मुझे निकालना क्या है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ A यूनियन B. तो मिनिमम नंबर ऑफ A यूनियन B कितना होगा? एनीवन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? 30. Okay, I have one answer, 30. Anyone else? No, sir, 20. 20, 30, 10. Okay. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग तब तक आंसर करो. I have few of them, a few of you are saying 20, few of you are saying 10, few of you are saying 30. तो मैंने भी आज कुछ पढ़ाया नहीं है, जो भी अभी लेट ज्वाइन किए. आई हैव जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन कि if set A has total number of elements as 10, set B has total number of elements as 20, तो maximum of n A union B और minimum of, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, मिनिमम ऑफ n A यूनियन B कितना होगा? यही तो कॉन्सेप्ट है यश, यही पढ़ाना है. तो देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, अगर लेट्स से मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो सेट्स गिवन है मेरे पास, ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम विल बी जब ए अपना मिनिमम पे फोकस करते हैं. ए यूनियन बी क्या होता है? दिस कंप्लीट सर्किल. इन दोनों कंप्लीट सर्किल की मिनिमम वैल्यू कब होगी? इन दोनों कंप्लीट सर्किल की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब मिनिमम, मतलब एज ऑन की ये एरिया मिनिमम स्वीप हो, मतलब एज ऑन की द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी शुड बी मिनिमम. तो अगर ए यूनियन बी को जितना एक्सपैंड करोगे, जितना बड़ा करोगे, मतलब एज ऑन की जितना डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में लिखोगे उतना ज़्यादा दूर जाता जाएगा, तो उतना ज़्यादा आपको एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ेगा. तो फॉर मिनिमम वैल्यू व्हाट यू नीड टू डू इज कि देखो, दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए कि सर्कल बी के अंदर अगर सर्कल ए हो गया, इफ सर्कल ए लाइज बिटवीन सर्कल बी, तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई. लाइक विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू. इससे छोटी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है. इफ सर्कल बी के अंदर सर्कल ए मिल गया, इससे तो छोटी वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं. 10 यहाँ हो जाएंगे, 10 यहाँ हो जाएंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन बी विल बी ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी, व्हेन ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी. एंड मैक्सिमम कैसे होगा? मैक्सिमम विल बी जब ये दोनों सर्कल एकदम डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, लाइक ए के अपने एलिमेंट 10 यहाँ पे, बी के अपने 10 एलिमेंट यहाँ, 20 एलिमेंट्स यहाँ पे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. देन यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन ए यूनियन बी, and the maximum value will be this plus this, 30. So this is the concept that you need to understand. वहीं अगर मैंने बोल दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मिनिमम नंबर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होगा? 5. 0. मिनिमम जीरो जीरो। होगा. जीरो होगा. जब ये दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम? 30. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फिर से सोच लो, 30 क्यों होगा? सारे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 10। 10 होगा. वेरी गुड. मैक्सिमम विल बी, सॉरी दिस विल बी 10. मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 इंटरसेक्शन भी कि ए पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में ही आ जाए, लाइक ए विल बी हियर, जो ये सर्किल बना हुआ है दिस रिप्रेजेंट्स दिस थिंग, तभी मैक्सिमम होगा. सॉरी 10 हो जाएगा फिर. दिस
this circle और this circle are same, मतलब this representation of Venn diagram and this representation of Venn diagram are same. ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो गए हैं, तो आप एक को सेट बी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज लेफ्ट ऑन दैट डे. तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिगर की, बस बाकी सारी चीजें क्लियर है. तो एक क्वेश्चन करें इसके बेसिस पे. यस Yes, सर. sir. Yes. ठीक, सर इसका एक फॉर्मूला दे दूं. हाँ सर बेटा. लास्ट में आपने मिनिमम और मैक्सिमम वो निकाला, वो समझ में नहीं आया. देखो बेटा, मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम कब होगा? जब ए यूनियन बी अपना अलग अलग हो जाए. लाइक ए 10 हो गया, बी 20 हो गया, तो ए और बी का कोई इंटरसेक्शन नहीं रहा ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. ए और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम विल बी 0. और मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम इंटरसेक्शन ए के पास 10 है तो मैक्सिमम तो ए 10 ही इंटरसेक्ट कर सकता है ना, उससे तो इंटरसेक्ट कर नहीं पाएगा. तो द इंटरसेक्शन विल बी 10. बाकी ये दोनों समझ में आ गया था? यस सर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो. क्वेश्चन है, अच्छा नहीं एक सेकेंड, फॉर्मूला दे दूं पहले. तो फॉर्मूला इज मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी. अब से कितने लेट तक आप लोग आते हो? 1 घंटे का लेक्चर है, मैं ज़्यादा लेट स्टार्ट भी नहीं कर सकता. मैक्सिमम ऑफ जो भी मैक्सिमम मिल जाए इन दोनों सेट्स में से, ए या बी. तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ कि मिनिमम ऑफ एन ए यूनियन बी का मिनिमम कितना आएगा, तो दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज. ये सेट्स की तरह सोचना, सेट्स की तरह, मतलब इसके दो एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो. सर ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ. नहीं सर, वहाँ पर क्वेश्चन लिखा है. नहीं क्वेश्चन नहीं, हटा दे रहा हूँ मैं, पहले लिख दिया था मैंने, फिर याद आया फॉर्मूला बताना है. मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी विल बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कल्स में जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी अलग अलग हो सकता है, तो मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा. नेक्स्ट इज मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, किसी चीज़ का इंटरसेक्शन मिनिमम कब होगा? जब वो 0 हो जाए, मतलब मिनिमम एज की दोनों अलग अलग हो जाए, अपना अपना कोई इंटरसेक्शन ना आए. और मैक्सिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी will be minimum of these two values, number of a और number of b. जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको कंसिडर करनी होगी, जैसे मैंने लास्ट पेज पे समझाया अभी. ओके, मूव करें क्वेश्चन पे. सर 1 मिनट. से 3 सेट का नहीं होता क्या? किसका नहीं? 3 सेट का भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग. उसमें भी खुद ही सोचो कि मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, जो तीनों में जो मिनिमम हो जाएगा. मतलब लॉजिकली सोच सकते हो इसको कि लाइक मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी कब होगा, तो मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी विल बी व्हेन जो भी तीनों में मिनिमम होगा वो एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाए. लाइक अगर जैसे मान लो नंबर ऑफ ए इज 5, नंबर ऑफ बी इज 3 एंड नंबर ऑफ सी इज लेट्स से 4. तो अगर आप 3 सर्कल बनाओगे तो ये जो नंबर ऑफ बी है ये पूरा का पूरा यहीं लाई कर जाए. फिर ए में कितने एलिमेंट्स थे? सॉरी 3. ठीक है, तो बी तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, सी में 3 हो गए, इसमें हो गए, तो ये बचा हुआ टोटल सी में 4 था, तो वो भी यहाँ पे लाई कर जाए, मतलब यहाँ पे 0 हो जाए बेसिकली, और यहाँ पे 0 हो जाए, और फिर ए में 1. तो बेसिकली आप निकाल सकते हो ना लॉजिकली कैसा नंबर ऑफ ए मिनिमम आ जाएगा. तो बस वही प्रोसेस सिमिलर ही रहेगा, आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली. फॉर्मूला नहीं बता सकता मैं उसके लिए, क्योंकि फॉर्मूला 3 कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा. बट बेसिकली हाँ वैसा ही हो जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ जो भी तीनों में मैक्सिमम आ जाए, तो मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी दैट. मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी विल बी कि सब अपना अलग अलग हो जाए.
तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, फिर मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो कॉमन इंटरसेक्शन वो तीनों में जीरो भी हो सकता है कि सब अपना अलग अलग हो गए। मैक्सिमम मैक्सिमम विल भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा तीन सेट्स के लिए भी, दिख रहा होगा। Yes, sir. Okay. Now moving on to question. Question is, in a survey of 100 consumers, in the survey of 100 consumers, 72 consumers like product A and 45 like product B. 45 consumers like product B. Question है 100 consumers से 72 like product A, 45 like product B. Find the least and the most. Find the least and most number that have liked both product A and B. Number that have liked both product A and B. अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाता तो भी आप इस चीज़ को बाय लॉजिक कर सकते थे, तो इसलिए मोहित आपको कोई क्वेश्चन दिखा नहीं होगा उसमें ऐसा। Okay, sir. तन्मय एक आंसर गलत है बेटा, पहला वाला, बाकी दूसरा वाला सही है। सेम श्रेया बेटा, एग्जैक्ट फॉर्मूले पे जाओगे ना तो फिर आंसर गलत आएगा, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। श्योर आयुष, सही है यार, तुम बोली करेक्ट दिया। अगेन प्रियांशु, अगर बेटा उस पे जाओगे ना फॉर्मूले पे तो फिर आंसर शायद थोड़ा गलत आएगा, बाय लॉजिक थोड़ा सोचो। यश मुझे नहीं समझ में आया बेटा आपने क्या लिखा है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है तुमने, सही जा रहे हो। करेक्ट शर्वर, बताऊं मैं? सही आ रहा है। तो द मिनिमम वैल्यू इज 17 and maximum value is 45. मिनिमम इज 17 and maximum is 45। देखो कैसे, जब मैंने बताया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी, यही पूछा था ना, बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, तो ए यूनियन बी वाला, तो ए यूनियन बी वाला मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए और मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ बी आप लिख सकते हो। तो कुछ लोगों ने 72 आंसर किया एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी निकालना है, मतलब सॉरी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पूछा है हमसे। तो होता क्या है कि आप मिनिमम ऑफ
सॉरी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है आपसे, तो आप क्या लिख दे रहे हो, मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप 0 लिख दे रहे हो। बट ये देखो गलत हो जा रहा है, क्यों गलत हो जा रहा है, देखो लॉजिक क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 100 थे, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 100 थे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप ऐसा करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कम से कम 17 आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ 72 और यहाँ 45, ये सब हमारा है 117, यहाँ 100 दिया हुआ है, तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो कॉमन रहे होंगे, तो हमें वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो वो 17 आ गया, तो कम से कम 17 ऐसे लोग होंगे जो कॉमन होंगे ही होंगे। तो ये जो मिनिमम था 0, इस करंट क्वेश्चन के लिए ये चेंज हो गया। वहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स नहीं गिवन थे, यहाँ फॉर्मूले में हमें टोटल नंबर ऑफ चीज़ें नहीं गिवन थी, तो इसलिए हम बहुत ओपनली कर ले रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी गिवन था। बट यहाँ पे टोटल नंबर का रेस्ट्रिक्शन है, तो टोटल नंबर के रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से मिनिमम ऐसे 17 लोग हो गए जो तो कॉमन तो आएंगे ही कुछ ना कुछ, ठीक है। तो द मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 17, इससे ज़्यादा होंगे तो मिनिमम नहीं रहेगा फॉर श्योर। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो जितने बी में हैं अगर वो पूरे के पूरे कंज्यूमर्स कॉमन हो गए तो मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो फिर नहीं लाइक करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो ऐसा सोचो कि 72 और मतलब ए इज 72 एंड पूरा का पूरा बी यहाँ पे आ गया अगर, तो ये पूरा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो पूरे के पूरे 45 अगर यहाँ लाइक कर जाएं इसी को, तो कुछ ऐसे होंगे जो बाहर आ जाएंगे, नहीं लाइक करेंगे दोनों प्रोडक्ट, वैसे सिचुएशन आ सकती है। तो द मैक्सिमम ऑफ number of A intersection B will be 45। आई होप ये क्लियर होगा। वही मैंने कहा कि अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाता तो भी बाय लॉजिक आप इस चीज़ों को कर सकते थे, ठीक है, हो रहा होगा सबसे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यस। ओके, तो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसने कर लिया दैट इज वेरी गुड, जिसने नहीं किया उसको मैं एक बार ब्रीफ करूंगा ये क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। क्या दिया हुआ है, दिया है कि a college awarded 38 medals in volleyball, 38 medals in volleyball, 15 in football and 20 in basketball, 15 in football and 20 in basketball. Okay. The medals were awarded to a total of 58 players. टोटल मेडल्स जो अवार्ड हुए 58 प्लेयर्स को अवार्ड हुए थे, 58 लोगों को टोटल मेडल्स मिले हैं, एंड ओनली 3 प्लेयर गॉट मेडल्स इन ऑल द स्पोर्ट्स। और कंबाइंड अगर वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल अगर मैं करूं तो 3 प्लेयर्स को मिला है। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी received in exactly 2 of 3 sports। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, हाँ, number of A intersection B plus number of B intersection C plus number of C intersection A plus number of A intersection B intersection C। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू गिवन है 58, टोटल 58 अवार्ड्स मिले थे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 58, नंबर ऑफ ए लेट्स से 38 प्लस B प्लस C, तो 15 प्लस C इज 20। इस पूरे टर्म को मैं x बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो माइनस एक्स
प्लस 3, तो इतना करोगे तो यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 18. You will be getting x is equals to 18. 38 plus 20 will be 58. 58 58 cancel out हो गया. 15 plus 3 is 18. 18 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे माइनस 18 एंड x is equals to 18 आ गया. अब देखते हैं ये x है क्या. अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ तो वेन डायग्राम बनाने के बाद ठीक है, let's say this was circle A. A is for volleyball, the circle is B. B is for football, and the circle is C. C is for basketball. ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ. x मेरे पास क्या था, x is इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं रीजन वाइज डिवाइड कर लूँ, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z और ये A है, तो बेसिकली अगर आपने लिखा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A, देखो आप क्या लिख रहे हो, A इंटरसेक्शन B विल बी x प्लस A, B इंटरसेक्शन C विल बी y प्लस A एंड C इंटरसेक्शन A विल बी सॉरी z प्लस A, मतलब समझ लेना ऑर्डर. तो यहाँ से आ जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3A, और A आपको क्वेश्चन में 3 गिवन है. देखो गिवन है ना, वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल इज इक्वल टू 3, मतलब जो तीनों स्पोर्ट्स में लिखते हो ना. इसकी वैल्यू आपको 18 निकाली है आपने, इसकी वैल्यू आपने 18 निकाली है. A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, दिस इज एज रिक्वायर्ड, आपने 18 निकाला है. आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, आपसे पूछा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स वाले कौन कौन से हैं, x है, y है और z है. एग्जैक्टली A और B जीत रहे हैं, एग्जैक्टली B और C, एग्जैक्टली A और C, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. वेयर जो आप 18 निकाल रहे हो इसमें A भी आ रहा है, 3 स्पोर्ट्स वाले भी आ रहे हैं. इसको मुझे राइट हैंड साइड पे इस ये पर्टिकुलर रीजन भी 3 बार ऐड हो रहा है. ठीक है, इसको मुझे राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस करना पड़ेगा. तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी 18, A की वैल्यू 3 थी तो माइनस 9 विल बी 9. ये क्वेश्चन में पूछा था, दिस वाज द राइट आंसर. ऑल्सो एक चीज और ध्यान दो कि अगर मेरे पास ये y है, अगर मान लो मुझसे पूछ लिया होता कि एग्जैक्टली की जगह अगर ऐसा क्वेश्चन होता एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, तो आंसर क्या होता, एटलीस्ट, फिर से सोच लो बेटा, एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स. एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स का आंसर क्या होता. अच्छा देखो, अगर खुद ही सोचो कि एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स पूछ रहा होता तो हम रीजन x प्लस रीजन y प्लस रीजन z प्लस रीजन a करते ना, क्योंकि ये वाले ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कम से कम 2 अवार्ड्स तो जीत रहा है. तो दिस वुड हैव बीन 9 प्लस 3 12 होता. वेरी गुड आगे. तो दिस वुड हैव बीन 12 इन दिस पर्टिकुलर केस. जो रेड में लिखा हुआ क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन है. तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है. एज एन एक बार मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ. मुझे ये चीज़ें गिवन थी तो मैंने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, फॉर्मूले से निकाल दिया, दैट कम्स आउट एज 18. अब एक्चुअली में जब उसका सिग्निफिकेंस देखने जाओगे तो यहाँ पे x प्लस A, y प्लस A प्लस z प्लस A आपने निकाल दिया है. बट ये द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में पूछा था x, y और z इंडिविजुअली, तो वो आपने निकाल दिया 3A माइनस करके. ठीक है, तो दैट कम्स आउट एज 9. नाउ इफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछा था एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, तो x, y और z पूछा था आपसे, तो वो आपने 9 निकाल दिया. लेट्स से आपसे पूछ लिया होता है एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, तो एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स में x, y, z एग्जैक्टली वाले प्लस 3 स्पोर्ट्स वाले भी ऐड कर देते, प्लस 3 ऐड कर देते, तो 12 आ जाता. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए.
मतलब दोनों क्वेश्चंस कैसे फ्रेज होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड। तो अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं लगाई है तो एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। सर 13 का पीछे आंसर 18 दिया है। पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? 18 दिया है, गलत है। एक सेकेंड, गलत है आंसर उनका। ठीक है, उनका आंसर गलत है। ये क्वेश्चन बहुत बार उससे पढ़ा चुका हूँ मैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इसका आंसर, मतलब आई एम 100% श्योर कि इसका आंसर 9 आता है। सर आयुष 9 ही 9 ही है ना? 9 ही आएगा। आयुष 3A का 3 बार जो लिया वो नहीं समझ में। देखो बेटा, जब ए इंटरसेक्शन बी लिखते हो तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा रीजन आता है, राइट? ए इंटरसेक्शन बी में, आयुष अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा रीजन आता है, तो एक्स प्लस ए हो गया। जब ए इंटरसेक्शन सी लिखोगे तो ये पूरा रीजन आता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो वाई प्लस ए आ गया, और जब बी इंटरसेक्शन सी लिखोगे तो ये आता है, तो दैट इज वाई वो 3A आ रहा है, और उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर, समझा। हाँ, नोट कर लो एवरीवन, एंड प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम एज वेल। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपको आईआईटी वाले लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, सेट्स, बिकॉज सेट्स इज समथिंग दैट इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर आईआईटी। तो ऐसा कई बच्चे पढ़ के आते हैं, कई बच्चे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं, और यूजुअली ये कॉलेज लेक्चर्स में कवर हो जाता है, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको आईआईटी के लेक्चर्स में पढ़ाया जाए। तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू इंश्योर कि एवरीवन शुड गेट दिस कॉन्सेप्ट, सेट्स, रिलेशंस एंड सेट्स और रिलेशंस, फंक्शंस आपको पढ़ाया जाएगा आईआईटी के लेक्चर्स में। तो किसी को अगर नहीं क्लियर होगा कुछ भी तो मुझसे पूछ लेना। सर हाँ बेटा। लास्ट पेज पे आपने एक्स क्या लिखा था? ये एक्स इस सबको वो ले लिया था, कैपिटल एक्स मान लो इसको। ओके सर। ये तीनों का सम को बार बार कौन लिखता तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया था। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखो क्या हो रहा है ना कि अभी हम लोगों ने एक सेट पढ़ लिया कि लाइक सेट ए होता है तो क्या होता है, सेट बी क्या होता है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट को टैकल कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इन सब कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करने से पहले, कॉन्सेप्ट मतलब दो सेट्स को टैकल करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है पहले वो समझ लो। मतलब समझ में तो तब आएगा जब मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बट एक बार सुन लो बस। देखो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे नाम से आ रहा है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना, और पेयर मतलब दो चीज़ों का सीक्वेंस। तो दो चीज़ों को अगर ए और बी ऐसा है, अगर मैंने एक सिंपल से सिंपल ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड लिख दिया, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और ए और बी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, इसको सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, इसको सेकंड कंपोनेंट। तो ऐसी चीज़ों को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, एज उनकी ए को ही पहले लिखना है और बी को ही बाद में, बी को बाद में लिखना है। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया बी कॉम आई, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पे सीक्वेंस इज चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 1,3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 3,1। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई चीज ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर को सिंपल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, फिर ए इज फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज सेकंड कंपोनेंट। तो ए कॉमा बी का एक सिग्निफिकेंस होता है, ए कॉमा बी का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, दैट कैन नॉट बी सेम एज बी कॉमा ए। ठीक है, अरे बेटा अभी मैं ये सब शेयर करूंगा स्क्रीन, तो आप वहां से नोट कर लेना अगर कुछ मिस होता है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट कंपोनेंट होता है, इसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं।
इनऑर्डर्ड पेयर का हम आगे यूज करेंगे अभी, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे यूज करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा अभी बाकी डिटेल में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन, कार्टेशियन भी बोलते हैं, कार्टेशियन भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोनाउंसिएशन इन डिफरेंट, मतलब यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आप डिफरेंट मैथ्स टीचर को डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हुए सुनोगे इस चीज को, इस टर्म को। मेरे भी मूड के ऊपर होता है क्या बोलना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कार्टेशियन भी बोलता हूँ कई बार, कार्टेशियन भी बोलता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो मान लो मेरे पास एक सेट ए है, लेट्स से ए कॉमा बी, और मेरे पास एक सेट बी है, लेट्स से 1, 2, 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो जैसे मान लो मैंने बोला ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेट बनाना जिसमें, एक ऐसा सेट बनाना जिसमें ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी का सेकंड एलिमेंट होगा, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, एंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी क्या होगा? ए का फर्स्ट एलिमेंट, बी का एक एलिमेंट, कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा B1, कॉमा B2, कॉमा B3। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का वे। इसमें क्या होगा? ए क्रॉस बी मैंने बोला है, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होगा कि ए का एक एलिमेंट उठाओ और बी का एक एलिमेंट उठाओ और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करो, अनलेस एंड अनटिल सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएं, सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज एक्टिंग एज एन एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर acts as a ordered pair acts as element, ठीक है, acts as element। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि a, 1 और 1, a बहुत डिफरेंट चीजें हैं। देखो जब a क्रॉस b लिया है ना, तो क्यों डिफरेंट है? देखो a क्रॉस b लेने पे क्या हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ a। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का कन्वेंशन ये होता है, अब अगर आपने a क्रॉस b लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ सेट a एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी ऑफ सेट b इन एन ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ विल बी ऑफ सेट a एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी ऑफ सेट b। तो अगर मैंने इसको 1, a लिख दिया, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से वापस सेट लिखने जाऊंगा ना, तो मुझे लगेगा कि 1 इज अ पार्ट ऑफ सेट a, बट एक्चुअली में दैट इज नॉट ट्रू। हेंस दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग हो जाता है, हेंस दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हो जाते हैं। That is why this a, b is not equal to b, a for an ordered pair। अभी ये ordered pair समझ में आया होगा? यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलता हूँ b क्रॉस a लिखो, तो b क्रॉस a क्या हो जाता? b क्रॉस a विल बी b के एलिमेंट्स को उठा करके a के साथ पेयरिंग करो, तो 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, 3, a एंड 3, b। अच्छा, अब देखो ये एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इनको आप आपस में चेंज कर सकते हो। लाइक जरूरी नहीं है कि a, 1, a, 2, a, 3 यही सीक्वेंस फॉलो हो। आप लेट्स से b, 1, a, 1, b, 3, a, 3, b, 2, a, 2 ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज दीज आर एक्टिंग एज एलिमेंट्स। और किसी भी सेट में कर्ली ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स को आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेट्स के बेसिक्स थे। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 2, a कैन बी रिटन हियर एंड 1, a कैन बी रिटन हियर, बट अंदर का ऑर्डर्ड पेयर का सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। एलिमेंट्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के कंपोनेंट्स का सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है,
So this is Cartesian product of two sets. ये clear हुआ this concept? Okay. अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट A 2 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 3 गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा? 6 हो जाएगा, सबको दिख रहा है? ठीक है, तो अगर मैंने एक जनरल फॉर्मूला बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B विल बी m इंटू n, तो सही है ना, या mn? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो भैया। अगर यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे। अगर यहाँ 3 होता, ए का 3 बार पेयरिंग, बी का 3 बार पेयरिंग और सी का 3 बार पेयरिंग, तो 9 एलिमेंट्स हो जाते, 3 क्रॉस 3 हो जाता वो। ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज लेट्स से m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, ए क्रॉस ए पॉसिबल भी है? क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? सेट ए है, सेट ए की ए के साथ पेयरिंग कर सकते हो ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मतलब कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करना, तो ए को 2 बार लिख लो, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? m cube ओके, इस टाइप के रिलेशन को, जो सेल्फ से रिलेशन होता है, ठीक है, इसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। मतलब ए क्रॉस ए जो होता है, इसको हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। बाइनरी रिलेशन, बस बाइनरी रिलेशन के लिए A should not be an empty set. A should not be an empty set. मतलब A should be a non-empty set. ओके, मूव करते हैं आगे। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस पे आ गए हम, सेट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस। तो मतलब रिलेशंस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूज करके हम आगे दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। तो देखो, रिलेशन क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई सेट ए होता है और कोई सेट बी होता है, ठीक है, तो हाउ आर दे रिलेटेड? ठीक है, तो रिलेशन इज बेसिकली सबसेट। सबको याद है ना सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स आर बेसिकली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट विल लाई इन अ बी, दैट विल लाई इन सेट बी। ठीक है, तो अगर सबसेट्स याद है तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। लेट्स से इफ आई हैव ए की वैल्यू एज 1 2 3 एंड बी की वैल्यू इज 4 5 एंड 6, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेट्स से सेट B के एलिमेंट्स को छोटे b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू A प्लस 3। तो आपको दिख रहा है कि अगर A की वैल्यू, सेट A के एलिमेंट्स को मैं A से डिनोट कर रहा हूँ एंड सेट B के एलिमेंट्स को A इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड स्मॉल b इज एन एलिमेंट ऑफ B, ऐसा डिनोट कर रहा हूँ। और अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 3, तो आप देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। A की वैल्यू आप 1 रखोगे तो B की वैल्यू को 4 मिलेगी। A की वैल्यू आप
2 रखोगे तो b की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, a की वैल्यू आप 3 रखोगे तो b की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। तो एक रिलेशन आपको पता चल गया कि रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस थिंग। और बेसिकली मैंने क्या किया है, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b, आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b। तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, लेट्स से मैंने एक रिलेशन बोल दिया कि a इज लेस दैन b। तो a इज लेस दैन b में आपको पता है कि 1,4 आएगा, 1,5 आएगा। देखो a इज लेस दैन b, ऐसा रिलेशन डिफाइन किया था मैंने। 1,6 आएगा, उसके बाद 2,4, 2,5, 2,6 भी आएगा। सिमिलरली 3,4, 3,5, 3,6 भी आएगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सर मतलब उस बेसिकली, पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के लिए। हाँ उस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको देखना पड़ेगा। मतलब आप एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो दूसरा वैल्यू अब ऑटोमेटिकली आएगा ना। लाइक अगर मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया a इज लेस दैन b, तो मेरा जो वैल्यू आई वो ये आई कि a को सब्सटीट्यूट करूंगा फिर b को चेक करूंगा। तो a को सब्सटीट्यूट किया 1, तो इज 1 लेस दैन 4, b को चेक किया तो हाँ है, तो वो पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर इज माई आंसर। सिमिलरली अगर मैंने 1 को सब्सटीट्यूट किया एंड 1 को चेक किया 5 के साथ, तो दैट इज ऑल्सो एन आंसर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशन। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाई तो नहीं आता था। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें फाई सेट आ जाए, कुछ भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया एक रिलेशन ए इज ग्रेटर दैन बी, एक रिलेशन ए इज ग्रेटर दैन बी, तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं आएगा, फाई सेट आएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब बताओ, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ रहे हो ना? बेसिकली एक रिलेशन के बेसिस पे मैं एक सेट बना रहा हूँ एंड दैट सेट इज containing the elements in the form of ordered pair, because दो सेट्स के बीच का रिलेशन है। अगर दो सेट्स के बीच का रिलेशन है तो दोनों की वैल्यूज शुड बी प्रेजेंट, तो उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया था मैंने। चलो ठीक है, वो तो आप लोग को समझ में आ गया। मतलब जो रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब आपको ये भी पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कर रहे होते हैं, मतलब दो सेट्स को रिलेट कर रहे होते हैं। नाउ दैट रिलेशन whatever I am getting is a subset of the Cartesian product। आप लोगों ने बोला ट्रू है, अग्रीड, आंसर भी ट्रू है। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इफ आई गेट अ सेट वेयर, इफ आई गेट अ रिलेशन जिसका एलिमेंट ऐसा हो जाए कि फाई आ जाए, नल सेट आ जाए, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या करें, बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट या नहीं? अब तो मैंने बता ही दिया कि बोल सकते हैं, प्रॉपर लेकिन सबसेट बोल सकते हैं। वेरी गुड बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, मतलब रिलेशंस आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये लाइन लिख लो कहीं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, रिलेशंस आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ये लाइन कहीं लिख लो। और ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? इससे एनीवन जिसको नहीं क्लियर है बेटा तो अभी पूछ लो। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ये सारे के सारे, अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा ए क्रॉस बी लिखा अभी यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी में 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6 सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब आप कुछ भी रिलेशन बनाओगे ए से बी का, तो आप इन्हीं सारे बड़े सेट्स में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है ना, इसी में से वैल्यू पिक कर रहे होगे। लाइक दिस इज माई ए क्रॉस बी, दिस इज माई ए क्रॉस बी। अगर मैंने रिलेशन बनाया, ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज माई ए क्रॉस बी, अगर मैंने रिलेशन ऐसा बनाया तो इसी में से कुछ सेट्स उठाऊंगा फॉर माई आंसर। अगर मैंने रिलेशन ऐसा बनाया तो पूरा का पूरा यही सेट उठाऊंगा एज एन आंसर। अगर मैंने क्या कहते हैं एक ऐसा रिलेशन बनाया कि ए इज इक्वल्स टू b-4, तो भी आप देखो 1,5 और 2,6 आएगा।
ठीक है, तो 1,4 और 2,6 विल बी अगेन अ सबसेट ऑफ दिस थिंग, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो जितने भी रिलेशंस होंगे मेरे, ऑल द रिलेशंस विल बी द सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। Whereas प्रॉपर सबसेट्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फाई भी आ सकता है, रिलेशन की वैल्यू नल भी हो सकती है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर पॉसिबल कितने होंगे? 2n minus 1. देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हो रहे थे, पहले ये बताओ। किसी को फॉर्मूला याद है? 2n 2n थे कि 2 टू द पावर n थे? मतलब वही सर 2 to the power to the power n. 2 to the power n. 2 टू द पावर n था। तो अगर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो कितने हो जाएंगे? -1. -1 क्यों करोगे? और यहाँ n क्या है? ये देखो, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, लेट्स से 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से n था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लेट्स से m है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी, ए टू बी कितने पॉसिबल होंगे? तो 2 रेज टू द पावर mn, 2 रेज टू द पावर mn, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो ए क्रॉस बी निकालोगे। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? n इंटू एम आ जाएगा। एंड जैसे ही आपका ए क्रॉस बी n इंटू एम आ गया, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स रहेंगे, m क्रॉस n एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, यही आप 2 टू द पावर में लिख दोगे। मतलब बेसिकली रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नॉर्मली क्या होता है, अगर सेट ए होता तो 2 टू द पावर n होता। वेरएस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आप पूछ रहे हो, तो 2 रेज टू द पावर mn हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n है ना, सेम कॉन्सेप्ट। सर बट एक हाँ, नल सेट वाला नहीं हो रहा ना। नहीं, 2 रेज टू पावर mn में याद करो ऑलरेडी नल सेट होता था। जब हम प्रॉपर सबसेट निकालते थे तो -1 करते थे। हाँ जब आप 2 रेज टू द पावर mn निकालोगे ना, तो इसमें ऑलरेडी एक नल सेट काउंट हो जाता है। आप चाहो तो करके देख लो। लेट्स से मैंने ए का भी एलिमेंट 2 लिया, बी का भी एलिमेंट 2 लिया, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, मतलब m क्रॉस n के एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए, यस ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, अगर 4 हो गए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालो, तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 16. 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। और याद करो कि अगर मेरे पास सेट ए होता विथ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी, तो भी इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 ही आ रहे थे ना। वो कैसे आते थे, उसमें नल सेट भी काउंट हो चुका होता था, इफ यू गाइज रिमेंबर। यस सर. Yes. बस वही सेम कॉन्सेप्ट ही है। बस यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएटरी स्टेप निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन सेट वो कितना आ जाएगा, m इंटू n आ जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 टू द पावर mn। जितने पेन वाले बच्चे हैं बेटा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। अगर मेरे पास सेट ए गिवन हो, जैसे वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं सेट में, कार्टेशियन सेट में m क्रॉस n आ रहे हैं, जैसा मैंने लास्ट पेज पे भी बताया था आप लोगों को, m इंटू n विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn हो गए मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर mn इंस्टेड ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। बस यही कॉन्सेप्ट है। सर प्रॉपर सबसेट में हम लोग नल सेट को इग्नोर करते हैं ना। हाँ, तो प्रॉपर सबसेट यहाँ नहीं लिखा ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिखा है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस अगर पूछता तो 2 रेज़ टू द पावर mn माइनस 1 कर देते। अच्छा, अगर बेटा ये बताओ मोहित, अगर मैंने यहाँ पूछा होता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो आप क्या करते, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 कर देते। हाँ यस सर। सर. तो अगर यहाँ पे मैंने पूछ लिया कि टोटल, अगर देखो कोई एक मेरे पास ऐसा सेट आ गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n है, m क्रॉस n को लेट से p बोल दे रहा हूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग।
तो आप इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर p बना सकते हो। हाँ और प्रॉपर सबसेट्स कितने बना सकते हो? -1। हाँ बस वही लिख रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 रेज़ टू द पावर mn, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस विल बी 2 रेज़ टू द पावर mn -1। p की जगह mn सब्स्टिट्यूट कर लो। ओके सर। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके अच्छा देखो, अब अगर मेरे पास कोई भी सेट है तो उसको लिखने के मेरे पास 2 मेथड्स होते हैं। रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स होते हैं, सेट को लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। वन इज टैबुलर फॉर्म एंड अनदर वन इज टैबुलर और रोस्टर फॉर्म एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सर जैसे और हमने सॉरी बेटा, आवाज कट गई, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे बेटा? ओके तो ठीक है, मूविंग अहेड। जैसे मान लो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं, एक वन इज टैबुलर फॉर्म एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, टैबुलर पेन वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज सी कि 1 2 3 4 5 अगर मैं किसी चीज को ऐसा लिखता हूँ ना कॉमा सेपरेटेड सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने बताया, बट स्टिल, तो दिस इज माई टैबुलर फॉर्म। सेम सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, x such that is an element of natural number, x is less than or equal to 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का भी सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, कैसा होता है देखो, जैसे मान लो आई हैव अ रिलेशन, जैसे मान लो लेट्स से यही था, a की वैल्यू 1 2 3 4 5 गिवन थी एंड b की वैल्यू गिवन थी एज 1 4 5 1 4 एंड 5। ठीक है, तो ओके लेट्स से मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि x इज लेस देन y, तो आप a क्रॉस b क्या लिखोगे, सॉरी आप लेट्स से इस रिलेशन को r से डिनोट किया मैंने, लेट्स से दिस रिलेशन इज डिनोटेड एज r, तो आप सेट r की वैल्यू क्या लिखोगे, लिखोगे आप a इज लेस देन x इज लेस देन y। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल से लिख दोगे कि 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 3,5 2,4 and 2,5। तो दिस इज माय टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, और एक 4,5 भी आएगा, सॉरी 2,5 और एक 4,5 भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट को, इस आर सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x, y सच दैट, देखो अब क्या मैंने वहां पे उस पर्टिकुलर चीज में क्या लिखते थे, a is equals to x such that x is an element of natural number, x is less than or equal to 5। तो इस सेट में हम एक वेरिएबल लेते थे, ठीक है, जिसको हम मूव करते थे। यहाँ पे हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे x, y, where x is an element of a and y is an element of b। ठीक है, x is an element of a, x की डेफिनेशन देंगे, y की डेफिनेशन देंगे कि x क्या है। जैसे यहाँ लेते थे एक वेरिएबल x और उसकी डेफिनेशन लेते थे x is an element of natural number। यहाँ पे x is an element of set A and y is an element of set B। ठीक है, such that x is less than y, और एक कंडीशन जिसके बेसिस पे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, सार सेट की वैल्यूज लिखेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट और ये हो गया कंडीशन पार्ट, जिसके बेसिस पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्टेशियन a क्रॉस b से, a क्रॉस b वाले सेट से एक्सट्रैक्ट करेंगे एलिमेंट्स को अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज माय सेट बिल्डर फॉर्म। सर हाँ बेटा। सर ऊपर आपने लिखा है
ए इक्वल्स उसमें लास्ट में क्या लिखा आपने एक्स और फाइव के बीच में? लेस देन और इक्वल टू, ओके सर। ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आपके दिमाग में आ गया ना कि 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं सर। तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म को आपको पढ़ के समझ में आएगा कि x, y एक वेरिएबल्स है मेरे, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b और a और b सेट गिवन है, x इज लेस देन y। तो आप यहाँ से भी ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हो, टैबुलर फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज लिखो चाहे ये चीज लिखो, both the things are same. This is set builder form and this is my roster or tabular form. Roster or tabular. तो आई गेस ये भी क्लियर होगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने वो x बिलोंग्स टू a के नीचे वो क्या लिखा है? ये DEF, दिस इज डेफिनेशन, DEF और वो x इज लेस देन y। कंडीशन, ओके सर। कंडीशन। ओके, अब देखो क्या होता है। तो आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? 10:15 पे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं 5 मिनट्स शायद और लूंगा आपके। ठीक है, तो डेफिनेशन एंड कंडीशन। अब देखो क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई रिलेशन होता है, जैसे ये लास्ट वाला ही था, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, x, y such that x is an element of a, y is an element of b। देखो ये एक ही कंडीशन है तो इसके लिए कॉमा से यूज किया है। यहाँ पे बेसिकली सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आप सेम कंटिन्यूएशन नहीं दे रहे हो सेम चीज़ों का, तो एक सेमी कॉलन जस्ट टू शो कि हाँ ठीक है ये तो इंग्लिश की चीज़ें हैं बट स्टिल सेमी कॉलन देने का मतलब हो गया कि हाँ इस कंडीशन से आई एम ब्रेकिंग, अभी मतलब इस डेफिनेशन से, इस पर्टिकुलर चीज़ से आई एम ब्रेकिंग। तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई, लेट्स से ऐसा एक मेरे पास रिलेशन था। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, x को आप एज एन इनपुट दे रहे हो, x इज एन एलिमेंट ऑफ a, तो x को आप इनपुट दे रहे हो और फिर चेक कर रहे हो कि y से छोटा है कि नहीं, तो यू आर गेटिंग एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिलेशन क्या आया था, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 एंड 4,5, यही आया था ना। तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा A है, ठीक है, और ये जो मेरा सेट B था, यहाँ पे A की वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 एंड सेट B की वैल्यूज थी 3 4 5। तो दिस सेट A is my domain set, and this set B is my codomain set। अब डोमेन सेट और कोडोमेन सेट क्या होता है? तो डोमेन सेट इज द सेट जिसकी वैल्यूज आप चेक करते हो एज एन इनपुट दे करके, या लेट्स से मेरे पास एक रिलेशन होता है, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेट्स से इफ आई हैड अ रिलेशन कि y is equals to x plus 2, y is equals to x plus 2, and let's write the value of this relation instead of this thing. Let's write the value of this relation, this particular relation। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा। एक ऐसा रिलेशन बना लिया मैंने। ठीक है, और कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहे ना, 1 रखूंगा तो 3 मिलेगा, 1 पे 4 मिल नहीं सकता, फिर 2 रखूंगा तो 4 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 5 मिलेगा। ठीक, so now I have this relation 1,3 2,4 and 3,5। तो डोमेन सेट इज बेसिकली द सेट जिसकी वैल्यूज आप इनपुट रखते हो, टू गेट द आउटपुट। तो देखो x की वैल्यू आप रखोगे तभी आपको वैल्यू ऑफ y मिलेगी, और x किसका एलिमेंट है, सेट A का है। तो सेट A विल बी माय डोमेन सेट, और डोमेन की डेफिनेशन होती है द इनपुट वी गिव। डोमेन की डेफिनेशन होती है द इनपुट वी गिव। Whereas codomain set is the साथ वाला सेट, codomain set
इज द सेट जिसकी वैल्यूज आपको आउटपुट में मिलती हैं, जिसकी वैल्यूज आपको आउटपुट में मिलती हैं। लेट्स से आई हैव हियर 2 एज वेल, ठीक है, एक एलिमेंट और ले लिया मैंने, 2 भी ले लिया, ठीक है। कोडोमेन इज द सेट जहां से आपको आउटपुट मिलता है, जिस पर्टिकुलर सेट से आपको आउटपुट मिलने के चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। तो डोमेन सेट कोडोमेन सेट आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो किसी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेन सेट, and the second element is the part of codomain set, and second element is the part of codomain set. अब देखो क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी रिलेशन का, if that is a part of domain set, so that will be acting as a domain for this particular relation. If these inputs are a part of first element of every ordered set, if these elements are the part of my domain set, so this particular set will be acting as an input फॉर दिस रिलेशन। इनपुट दूंगा तभी तो आउटपुट मिलेगा ना। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को देख करके मुझे डोमेन पता चल रहा है, एंड द डोमेन इज 1, 2 एंड 3, क्योंकि यही 3 इनपुट मैंने एज एन इनपुट दिया था, तो आई गॉट, मतलब यही 3 वैल्यूज एज एन इनपुट मैंने दी थी, हेंस आई गॉट द आउटपुट, हेंस आई गॉट द आउटपुट। तो डोमेन की वैल्यू 1, 2, 3, एंड जो मेरे पास आउटपुट मिलता है, वट एवर आउटपुट दैट आई एम गेटिंग, डोमेन इज द इनपुट वी गिव, रेंज इज द आउटपुट वी गेट, वट एवर आउटपुट वी गेट उसको हम बोलते हैं रेंज। तो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, द रेंज वैल्यू इज 3, 4, 5, 3, 4, 5, बिकॉज 1 को इनपुट दिया तो आई गॉट द रिजल्ट एज 3, तो 1 को इनपुट दिया तो डोमेन हो गया, आउटपुट 3 हो गया, तो वो रेंज हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली नहीं, 99% मतलब 100% केसेस में यही होता है कि x इज एन इनपुट, y इज एन आउटपुट। तो जो मुझे कोडोमेन सेट से जो आउटपुट मिल रहा होता है उसको रेंज बोलते हैं। कोडोमेन सेट से जो मुझे आउटपुट मिल रहा होता है, डोमेन क्या होगा वो हम पे डिपेंड करता है ना। हाँ, डोमेन क्या होता है वो रिलेशन पे डिपेंड करता है। सर हम तो y डाल के भी x निकाल सकते हैं। हाँ, तो फिर हम b क्रॉस a का रिलेशन लेंगे ना। ओके, हाँ भाई। फिर हम a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a का रिलेशन लोगे ना फिर आप उस पर्टिकुलर सेट से। हाँ सर। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अभी इसकी बात पे इग्नोर मारो, ध्यान से सुनो। जो मेरा रेंज होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन सेट। तो ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या मैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। यस सर। कि देखो क्या हुआ, 3, 4, 5 मेरा रेंज की तरह एक्ट कर रहा है, वेयर एज मेरे पास कोडोमेन सेट में 2 भी था, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। एंड डोमेन इज अ सबसेट ऑफ डोमेन सेट, वो तो ठीक है, डोमेन सेट से ही डोमेन उठ करके आएगा। तो सिंस द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, रेंज, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लेक्चर पॉज कर रहा हूँ, अभी किसी को नहीं समझा तो बताओ, मैं यहाँ पे वापस से देख करता हूँ, और क्या नहीं समझा वो बताना। हाँ बेटा आर्यन, क्या नहीं समझना है आपको? सर डोमेन और रेंज से आप बोल रहे हो वो नहीं समझ रहा। रिलेशन समझ में आ गया? अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास a इज रिलेटेड टू b, ऐसा कुछ है ना, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, a इज अ पार्ट ऑफ डोमेन सेट एंड b इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन सेट, ये तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने बताया अभी कि जो पहला एलिमेंट लिखा रहता है वो डोमेन सेट का पार्ट होता है, और जो दूसरा एलिमेंट लिखा रहता है वो कोडोमेन सेट का पार्ट होता है। हाँ सर वो समझा। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू एज एन इनपुट दूंगा तो आई विल बी गेटिंग आउटपुट y बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। यस सर। तो आप x से एक रिलेशन डिफाइन कर लिया आपने, तो आपका रिलेशन सेट आ गया 1, 3, 2, 4 एंड 3, 5। रिलेशन सेट तो निकालना आता है ना? हाँ सर। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि जो आप x की वैल्यू जो आप इनपुट दे रहे हो वो डोमेन हो जाएगा। x की वैल्यूज आपने क्या क्या इनपुट दी, 1 दी, 2 दी, 3 दी, मतलब जो जो वैल्यूज आपके रिलेशन में आ रही हैं x की, वो सारी की सारी डोमेन हो जाएंगी। और जो जो वैल्यूज आपकी आ रही है y की, देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x, y, तो जो जो वैल्यूज आपकी y की आ रही है 3, 4 एंड 5, वो रेंज हो जाएगा। ओके सर। बस ये था। एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्यों? क्योंकि देखो रेंज जब भी आएगा वो कोडोमेन सेट से उठ करके ही आएगा।
वो कोडोमेन सेट से उठ करके ए आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपने यहाँ पे डोमेन में 4 रख दिया तो क्या कहते हैं सर, अगर x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, बट 6 तो हमारे कोडोमेन सेट में है ही नहीं ना, तो हम उसको ले ही नहीं सकते। तो जो भी रेंज आएगा आपका, जो भी आउटपुट आएगा, वो हमेशा कोडोमेन सेट का पार्ट होना चाहिए। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बोल रहा था। ये भी समझ में आ गया होगा? यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मतलब रेंज और कोडोमेन सेट मतलब इक्वल हुए ना, मतलब जरूरी नहीं है, जैसे देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ रेंज बट 2 इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन सेट। हाँ सर। हाँ, मतलब दोनों की वैल्यू सेम सेट से उठ करके आएगी। रेंज इज इसीलिए तो बोला था कि रेंज जो है वो कोडोमेन सेट का ही पार्ट होगा। ओके सर। ठीक है, चलो फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कुछ मतलब इलस्ट्रेशंस कुछ देख लेना अगर समझने हो आगे तो। इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 पेज नंबर 100 पे आप देख लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा थोड़ा आगे क्वेश्चन समझने के लिए। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 देख लेना आप एक बार, बस देख लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.